राधे राधे। एपिसोड 330। ही वोक अप। आधी रात को सोना के पास एक कॉल आया। उसने देखा वो कॉल हॉस्पिटल से है। सोना ने जल्दी से उसे पिक कर लिया। सामने से एक नर्स ने कहा, डॉक्टर रायजादा, आपको अभी हॉस्पिटल आना होगा। मिस्टर रायजादा को दौरे पड़ रहे हैं, शायद उन्हें होश आ रहा है। सोना ने यह सुना तो वह हैरान हो गई। क्या क्या तुम सच कह रही हो? नर्स ने कहा, डॉक्टर रायजादा, मैं सच कह रही हूँ। आप प्लीज़ अभी आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, हम अभी आते हैं, सोना ने कहा और उसने फ़ोन काट दिया। उसने सानवी को देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कमरे से बाहर भाग गई। वो हवेली के बाहर आई और कार में बैठकर चली गई। वंश, जो खिड़की के पास खड़ा फ़ोन पर गेम खेल रहा था, उसने जब सोना को इतनी जल्दी से बाहर जाते देखा तो खुद से कहा, मॉम इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? उसने अपने घड़ी में वक्त देखा जहाँ पर रात के 12 बज रहे थे। वंश ने अपना फ़ोन साइड से रखा और जल्दी से खिड़की के बाहर कूद गया। वो एक कार में बैठते हुए बोला, उस कार का पीछा करो। ड्राइवर ने कहा, लेकिन छोटे बाबा, आपको इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। वंश ने घूरकर उसे देखा और कहा, डू वॉट आई से। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और कार चालू करके सोना के कार के पीछे चला गया। लगभग आधे घंटे बाद सोना हॉस्पिटल पहुंची। वो लिफ्ट के पास आई तो देखा लिफ्ट जाम हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं सोचा और सीढ़ी के ऊपर जाने लगी। अंश को सही सलामत देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं। वो इस चक्कर में कब 20वें माले पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वो एक कमरे के बाहर पहुंची। उसने देखा कमरे के बाहर कुछ नर्स और डॉक्टर की भीड़ लगी हुई थी। कमरे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सोना ने उस आवाज़ को सुना और अपनी सांसें रोकते हुए धीरे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे वहाँ पर देखकर एक नर्स जल्दी से उसके पास आई, बोली, डॉक्टर रायजादा, आप आ गई। सोना ने उसकी बात नहीं सुनी और बल्कि अपने कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी। सोना धीरे से दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसके सामने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। अंश सच में होश में आ गया था। इधर अंश अपने सामने खड़े 2 वार्ड बॉय और नर्स पर चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतना बड़ा मजाक करने की? शायद तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए इतना घटिया मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो। वो अपने आसपास जमा हुए भीड़ को देखते हुए बोला, और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यहाँ कोई सर्कस चल रहा है या मैं कोई जोकर लग रहा हूँ जो तुम सब यहाँ भीड़ लगा कर खड़े हो? उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वो चुप हो गया। वो उसके पास आते हुए बोला, अच्छा हुआ सोना तुम आ गई, वरना इन सब ने मिलकर तो मुझे पागल ही कर दिया। देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से कोमा में था। क्या मैं इन सबको पागल नजर आ रहा हूँ? और मैं हॉस्पिटल में क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ था। अंश ने सोना कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसने सोना के कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, सोना तुम कहाँ खो गई हो? सोना उसके ऐसे करने से होश में आई। तब तक जो भी अंश ने कहा था वो सब उसके लिए सपने की तरह था। अंश फिर से कुछ कहने लगा कि सोना झट से उसके सीने से लग गई। अंश उसके ऐसे करने से हैरान होकर चुप हो गया। सोना सुबकते हुए बोली, आप ठीक हो गए अंश? महादेव का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हैं। हमने आपको बहुत मिस किया अंश, उसने कहा और रोने लगी। उसके अंदर जैसे इमोशन की बाढ़ आ रही थी जिसे वो संभाल नहीं सकती थी। उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से भीड़ हट गई और वे दोनों अब अकेले थे। अंश ने सोना को खुद से दूर किया और कहा, ये तुम क्या कह रही हो सोना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोना ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ बैठिए। उसने टेबल से पानी का ग्लास लिया और उसे अंश के होठों पर लगाते हुए बोली, पानी पी लीजिए। अंश ने उसे घूर कर देखा। उसने उसके हाथ को साइड कहा, पहले मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब इतना स्ट्रेंग बिहेव क्यों कर रहे हो?
कोई कह रहा है कि मैं 5 साल से कोमा में था और कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ था ना। और उस विहान का क्या हुआ? मेरे बेहोश होने के बाद उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसने कहा और सोना को इधर उधर देखने लगा। तुम्हें इतना पता, उस कमीने ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। तुम्हें नहीं पता, उस कमीने ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। वो तो मैं वक्त रहते कार से बाहर कूद गया, वरना आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। सोना ने गहरी सांस ली और कहा, अंश आप शांत हो जाइए, हम आपको सब बताते हैं। अंश चुप हो गया। सोना ने कहा, आप पिछले 5 सालों से कोमा में थे और विहान उसी वक्त मर चुका है। वंश, अंश 5 साल बीत गया इस बात को। आप पिछले 5 सालों से कोमा में थे। अंश फिर से वही बात सोना के मुंह से सुनकर हैरान था। सोना ने उसके गाल को हाथ रखा और कहा, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत कुछ बताना भी है, इस वक्त पर नहीं। अंश ने सोना के हाथ पर हाथ रखा और जो कि उसके गाल पर था और कहा, मुझे सब जानना है। सोना ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। उसने एक एक करके उसे कुछ ज़रूरी बातों के बारे बताना चाह जो इन 5 सालों में हुआ था, पर उसने दादू को बारे में नहीं कहा और शिवा की तबीयत बिगड़ने वाली बात उससे छिपा लिया, क्योंकि वो अंश को इस वक्त स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। अंश ये जानकर कि इसने सालों में सोना उसके बिना अकेली सब कुछ संभाल रही थी, उसने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी सोना, तुम्हें इतने सालों तक अकेले सब कुछ संभालना पड़ा और अब मैं ठीक हो गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कुछ और भी कहने जा रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े एक छोटी परछाई पर पड़ी जो उन दोनों को देख रहा था। उसने सोना को खुद से दूर किया और कहा, वो कौन है? उसने इतना पूछा ही था कि उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सोना को देखा और कहा, क्या ये वंश है, हमारा बेटा? सोना ने भी तब तक वंश को दरवाजे पर खड़े देख लिया था। अंश बेड से खड़ा हुआ और वंश के पास आ गया। वंश उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से देख रहा था। अंश उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके गाल को छूते हुए बोला, तुम कितने बड़े हो गए हो वंश, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया, इसने कहा और वंश ने उस अपनी गोद में उठा लिया। वंश उसके गोद में आकर मचलने लगा। मॉम! सोना ने ये देखा और कहा, वंश ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे डैड हैं? अंश ने वंश को नीचे उतार दिया और वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। सोना ने अंश से कहा, आई एम सॉरी अंश, वंश को ये पसंद नहीं है कि कोई उसे गोद में उठाए, ये तो हमें भी अपने पास आने नहीं देता। अंश ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर वंश को देखने लगा। सोना वंश के पास झुकी और उसे डांटते हुए बोली, वंश तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? यू कांट बिहेव लाइक दिस टू योर डैड, से सॉरी टू हिम। वंश ने एक नज़र सोना को देखा और फिर अंश को मुंह बनाकर देखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और वंश से बाहर चला गया, वहां से बाहर चला गया। सोना ने हैरानी से अपने बेटे को जाते हुए देखा। उसने उसे आवाज़ देते हुए कहा, वंश रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। लेकिन वंश नहीं रुका और एक गार्ड के साथ वहां से चला गया। सोना ने गहरी सांस ली और अंश को देखने लगी। उसने कहा, आई एम सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, पता नहीं वो ऐसे कैसे बन गया। अंश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं सोना, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हो गया हूँ ना, मैं उसे समझा दूंगा ठीक से बिहेव कैसे करना है, उसने कहा और सोना के गले से लग गया। इतने वक्त बाद सोना और अंश को एक दूसरे के बाहों में सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद अंश ने सोना को खुद से दूर किया और कहा, चलो हम घर चलते हैं, मुझे सबसे मिलना है, मैं मेरी प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ और आयांश और सारांश से भी, वे दोनों भी अब बड़े हो चुके होंगे ना, उसने कहा और सोना का हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, अभी नहीं अंश, अभी आप नहीं जा सकते। अंश रुक गया और बोला, क्यों?
मैं घर क्यों नहीं जा सकता? सोना ने कहा, अभी अभी तो आपको होश आया है। हम कल सुबह आपकी कुछ ज़रूरी टेस्ट करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। अर्श ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सोना ने एक आह भरी और अंश को अपने साथ लाकर सोफे पर बैठाने के लिए कहा। अंश चुपचाप बैठ गया तो सोना उसके गोद में बैठ गई। अंश ने कुछ नहीं कहा और उसे देखने लगा। सोना ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, आपको पता है हम यहाँ आपकी देखभाल के साथ अब एक न्यूरोसर्जन भी हैं। और अब हम महीने का 10 लाख कमाते हैं। अंश ने उसके कमर में अपने हाथ लपेट लिया और उसे अपने करीब करते हुए कहा, ओह रियली? इन फ्यूचर अगर मैं कंगाल हो गया तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। प्लीज़ मुझे अपना असिस्टेंट बना लेना और अपने 10 लाख रुपए से 10% मुझे सैलरी के रूप में दे देना। अंश ने कहा तो सोना हंसने लगी। अंश उसे हंसते हुए देख रहा था। आज भी सोना बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वही मासूमियत से भरी हंसी और वही प्यारी आंखें। बस जिम्मेदारियों के वजह से उसके चेहरे पर एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही अंश ने अचानक से सोना के सर को पीछे से पकड़ा और सोना कुछ समझ पाती उससे पहले उसे किस कर लिया। सोना को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंश को देख रही थी। अंश अपनी आंखें बंद करके सोना को होठों को अपने होठों के बीच महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब सोना की सांसें उखड़ने लगी तो वो अंश के सीने पर पंच मारने लगी। अंश ने उसे छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा। सोना के गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अंश ने उसके लिप्स के कोने पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, तुम्हारे होठ आज भी उतने ही सिडक्टिव हैं जितने 5 साल पहले थे। इनफैक्ट मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ मुझे हमारी पहली किस याद आ जाती है। कितना मज़ा आया था मुझे पहली बार तुम्हें इन लिप्स को टॉर्चर करने में, वो भी बीच सड़क पर सबके सामने। और तब जब मैं बहुत गुस्से में था और तुम्हारी बातें मेरे गुस्से पर कंट्रोल डालने का काम कर रही थी, गुस्से पर पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। सोना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंश को देख रही थी। उसके हाल हकलाते हुए कहा, इसका मतलब आपको सब याद है? अंश ने अपने अंगूठे पर लगे खून को अपने मुंह से साफ करते हुए कहा, उसे आई विंक की। पर वो हूँ, सोना ने कहा ही पर उसके गोद में उठने लगी तो अंश ने उसे फिर से अपने गोद में खींच लिया। कहा, कहाँ जा रही हो तुम? सोना उसके गले से लग गई। तभी दरवाजे पर किसी ने खांसने की आवाज़ कही। अंश ने उसी तरफ सोना के पीछे देखा। उसके सामने दीप और शौर्य खड़े थे। दोनों ने जाने कब से उन्हें एक दूसरे को फ्लर्ट करते देख रहे थे। शौर्य अंदर आते हुए बोला, यार तू कितना कमीना है, जरा भी सब्र नहीं है तेरे में। आज ही होश में आया है और आज ही शुरू हो गया। हम दोस्तों की तो कोई कदर ही नहीं है। अब तू सुधर जा साले। 4 बच्चों का बाप है तू। अब क्या पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करने का इरादा है? अंश ने ये सुना और सोना को छोड़ दिया। सोना जल्दी से अंश की गोदी से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे और अब भी उसके होठों पर हल्का सा खून लगा था। उसने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, आप सब बात कीजिए, हम आते हैं। उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। शौर्य और दीप अंश के पास आए। अंश उन्हें देखकर खड़ा हुआ और वे दोनों अंश के गले लग गए। वे तीनों बैठकर बातें करने लगे। उनके बातों के बीच सुबह कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह 5 बज रही थी। दीप और शौर्य अंश को रेस्ट करने का कहकर छोड़कर जा चुके थे। अंश कमरे में अकेला था। उसने बहुत देर से सोना को नहीं देखा था, इसलिए बहुत क्यूरियस हो गया उसे देखने के लिए। वो कमरे से बाहर आया तो देखा कुछ लोग बाहर के तरफ योगा मैट लेकर जा रहे थे। अंश ने उनमें से एक बूढ़े इंसान को रोका और कहा, सुनो, ये डॉक्टर सोना कहाँ मिलेंगी? उस इंसान ने अंश के ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वो अपने कैबिन में होंगी। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहा,
अब उनका कैबिन कहाँ है ये भी बता दो। उस बूढ़े इंसान ने अंश को एक बार फिर से ऊपर से नीचे देखकर कहा, दिखने में तो ज़्यादा शरीफ नहीं लगते, वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो वो बच्ची बहुत प्यारी है, सबका ख्याल रखती है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम जैसे गुंडे उसके आसपास भी भटके, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। उसका केबिन सीधा जाकर दाईं तरफ है, समझे तुम? उसने कहा तो अंश हैरानी से उसे देखने लगा। उस आदमी ने अपना मुंह बनाया और कुछ कहते हुए वहाँ से चला गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। अंश ने अपना सर हिलाया और उसे तरफ चला गया जहाँ अभी अभी उस बूढ़े इंसान ने गलती से सोना के कैबिन का पता बता दिया था। वो कैबिन के बाहर